गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीसीएस के जो नए सिलेबस में एक अवधारणा है राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान। तो अभी हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है वह एक अवस्था है, एक वह मानसिक स्थिति है जिसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्वीकार किया जाने लगा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी उपादेयता समाप्त हो गई है। अब उसमें वो बात नहीं रही है जो समकालीन समस्याओं के प्रति एक विमर्श के रूप में, एक समाधान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसको कैसे देखा है। तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत को अनुभवजन्य अनुसंधान की नींव पर आधारित करने और डेटा और तथ्यों के द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों की जांच करने के सभी प्रयास किए गए थे। पहले के समय में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनका कोई अलग अस्तित्व या महत्व नहीं था। राजनीति विज्ञान को इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ देखा जा रहा था, उसके साथ पढ़ाया जा रहा था, उसके साथ पढ़ा जा रहा था, और व्यवहारिक रूप से जो गंभीर अनुसंधान और जांच है वो उसमें राजनीति विज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं था। डेविड ईस्टन लिखते हैं कि आज राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से विचारों के इतिहास में रुचि रखता है। यह राजनीतिक सिद्धांत का सटीक चरित्र था। इसके अलावा यह मूल्यों और सामान्य सिद्धांतों की धारणाओं के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न राजनीतिक सिद्धांत की इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। उनका मानना था कि मूल्य, सिद्धांत और इतिहास राजनीतिक सिद्धांत को एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकते। शास्त्रीय और आधुनिक जो पारंपरिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने आंकड़ों की सहायता से सैद्धांतिक विश्लेषण के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ईस्टर्न और कई अन्य लोगों का उद्देश्य जो है वह राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को फिर से लिखना और इसे अनुभवजन्य विज्ञान के हिस्से के रूप में मानना और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना था। इस शब्द की पहचान आध्यात्मिक अटकलों, जिसे हम अनुभवजन्य अवलोकन और नियंत्रण से निराशाजनक रूप में हटाए गए जो सार हैं, और राजनीतिक विचार के इतिहास दोनों के साथ करने की उभरती प्रवृत्ति है। अब देखें जो घटनाएं घट रही थी, जिसमें एक तो उदारवाद का ग्रहण। तो मुख्य रूप से जो इतिहास पर आधारित या ऐतिहासिक आंकड़ों द्वारा समर्थित राजनीति विज्ञान का अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि 1920 के दशक से उदार राजनीतिक विचार या उदारवाद कई संकटों से गुजर रहा था। जहां एक तरफ रूस में बोल्शेविक शासन की स्थापना ने सामूहिकता की नींव रखी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो पहल है उसमें कटौती की बात है। दूसरे शब्दों में आप देखें तो पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद इस धारणा ने जोर पकड़ लिया कि केवल राज्य प्रायोजित परियोजनाएं और विशाल प्रकार की राज्य गतिविधि ही उन असंख्य दुखों को दूर करने के लिए रोग निरोधी उपकरण हो सकती है जिनसे आम लोग पीड़ित थे। इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बुरी तरीके से नष्ट किया। 1930 के दशक में फिर से अमेरिकी पूंजीवाद ने एक अभूतपूर्व संकट का अनुभव किया और व्हाइट हाउस ने इसे कुछ ऐसे अपनाया जो उदारवाद के खिलाफ थे। ईस्टर्न ने उदारवाद के ग्रहण का एक और कारण बताया। उनकी राय में जो समकालीन उदारवाद की समस्या है वह अपने सिद्धांतों को सामाजिक वास्तविकता की कसौटी पर कसने में जो इसकी सामान्य विफलता है वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। राजनीतिक सत्य के स्रोत के बारे में सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा। संक्षेप में अगर हम कहें तो उदारवाद के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत भी कठोर अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। यदि इस तकनीक का कड़ाई से पालन किया जाए तो उदारवाद की कमजोरी और राजनीतिक सिद्धांत के पतन को रोका जा सकता है। उन्होंने द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार में अपनी अवधारणा को और भी विस्तृत व्यापक रूप से हम सभी के सामने स्पष्ट किया है। ऐतिहासिकता और राजनीतिक सिद्धांत का पतन इतिहासवाद को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके पतन में ईस्टर्न के अनुसार ऐतिहासिकता की निरंतर बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण है। उन्हीं के शब्दों में अगर हम कहें तो राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार के ऐतिहासिक शोध के प्रति समर्पित हो गया है जिसने इसकी पिछली रचनात्मक भूमिका को छीन लिया है। अब ऐतिहासिकता क्या है? इसे इस विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है कि इतिहास परिवर्तन के कठोर कानूनों द्वारा शासित होता है और मानवीय क्रियाएं अस्थायी अंतिम उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होती हैं। लंबे समय तक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो किसी न किसी रूप में इतिहास पर हावी रहा और इसके कारण राजनीतिक सिद्धांत महत्वहीन हो गया। ईस्टर्न ने डनिंग के काम के उदाहरण को इसके रूप में दिया। डनिंग का मानना था कि राजनीतिक सिद्धांत और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक विचारों की स्थिति और परिणामों का एक ऐतिहासिक विवरण है। पारंपरिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने आमतौर पर
जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसके आधार पर राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया, जो कि उन्होंने पिछले इतिहास से एकत्र किए थे। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरीके से इतिहास पर निर्भर बना दिया और अपनी जो पहचान है वो खोने लगी। डनिंग ही नहीं, अन्य राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भी इस अवधारणा के प्रतिपादन में, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सेबाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपनी पहली जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में गहरे और अविभाज्य संबंधों को समझाया है। तो सेबाइन की पुस्तक भी इस तरीके की है। उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो राजनीति की उपज और इतिहास में राजनीति की घटनाएं दोनों ही समाहित होती हैं। ईस्टन का मानना है कि ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों पर राजनीतिक सिद्धांत अत्यधिक निर्भरता के कारण इन दोनों के जो बीच की व्यवहारिकता है उसका अंतर जो है खत्म हो गया है। दूसरा जो कारण है वह है अति तथ्यवाद। ईस्टन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जिम्मेदार जो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है वह है अति तथ्यात्मकता, जिसका आमतौर पर अगर हम अर्थ देखें तो तथ्यों पर अत्यधिक निर्भरता और तथ्यों को सिद्धांतों से जोड़ने में विफलता है। ऐसा कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे शोध हुए, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति में इन शोधों का कोई योगदान उल्लेखनीय नहीं रहा। ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान अनुसंधान की विशेषता आमतौर पर अति तथ्यात्मकता और अनुभववाद के सिद्धांतों से जोड़ने में विफलता है। इस अति तथ्यात्मकता के कारण जो राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पना है वह पुष्ट नहीं हो पा रही थी। ईस्टन ने कई राजनीतिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोणों की कड़ी आलोचना की है। वे आमतौर पर बड़े उत्साह के साथ डेटा एकत्र करना और उन्हें एकल रूप में सामान्यीकृत करना शुरू करते हैं और सामान्यीकरण संकीर्ण तरीके से होता है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण की व्याख्या विज्ञान द्वारा की गई है, लेकिन ईस्टन की राय में इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसे किसी व्यवहार राजनीतिक सिद्धांत का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ईस्टन की राय में जो अधिकांश तथ्यात्मक शोध हैं उनका संबंध एकल सामान्यीकरण से ना होकर बल्कि व्यापक प्रकार के सिद्धांत से होना चाहिए। इस तरह के शोध को हम राजनीतिक जीवन के बारे में तथ्यों की खोज कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि तथ्य क्यों या किस उद्देश्य से एकत्र किए जाते हैं इसकी ठीक से व्याख्या नहीं की गई है। तथ्य यह है कि ईस्टन इतिहास से तथ्यों के संग्रह को स्वीकार करते हैं। वह तथ्यों पर अत्यधिक निर्भरता और उन्हें उचित संदर्भ में समझाने की उदासीनता को भी नापसंद करते हैं। अब नैतिक सिद्धांत का प्रभुत्व। अब हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन के जो दूसरे पहलू हैं उस पर ध्यान दें तो कई शताब्दियों तक सामान्य रूप से जो राजनीति विज्ञान और विशेष रूप से जो राजनीतिक सिद्धांत पर पश्चिमी सभ्यता का जो नैतिक आधार का प्रभुत्व है वह बहुत लंबे समय तक रहा। इन नैतिक परिसरों के प्रतिपादकों ने लगातार जो आधार ढंग से प्रचार किया कि वे सही हैं और उनके खिलाफ कोई आपत्ति या आलोचना नहीं की जा सकती। संभवतः शोधकर्ताओं को केवल नैतिक मूल्यों और अवधारणाओं की वैधता और स्वीकार्यता के बारे में दीर्घकालिक शोध शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस धारणा ने सभी प्रकार के शोध कार्यों को भी बड़ा ही संकीर्ण कर दिया और राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थियों ने नए तथ्यों और आंकड़ों की सहायता से राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं को सत्यापित करने में कोई रुचि नहीं ली। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो प्रचलित धारणा को चुनौती देना यह एक बड़ा ही कठिन व दुरूह कार्य था। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक सिद्धांत अस्पष्ट धारणाओं और अलग प्रकार की परिधियों में घिर गया और इस पे ईस्टन यह निष्कर्ष निकाला कि नैतिक अनुरूपता के प्रति यह प्रवृत्ति रचनात्मक दृष्टिकोण की कमी का लक्षण और कारण दोनों है। इसलिए यह अनुसंधान के अंतर्निहित मूल्यों की गहन समझ के लिए आवश्यक पूछताछ को ही रोक देता है। ईस्टन के विवरण में नैतिक सिद्धांत का जो प्रभाव इतना व्यापक और शक्तिशाली था कि अतीत में राजनीतिक सिद्धांत को अपनी पहचान स्थापित करने में कोई गुंजाइश नहीं मिल सकती थी। यही इसके पतन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। आगे आप देखें कि वैचारिक न्यूनीकरण। राजनीतिक सिद्धांत की जो गिरावट है उसका पता आपको वैचारिक न्यूनतावाद से लगाया जा सकता है। मामले की गहराई को अगर आप देखें तो इससे पहले विचारधारा और न्यूनीकरण को स्पष्ट कर लेना चाहिए। एक विचारधारा विचारों का कमोबेश एक सुसंगत समूह है जो संगठित राजनीतिक कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो विचारधारा सुसंगत विचारों का एक समूह है, एक समुच्चय है। सामान्यतः विचारधारा का संबंध राजनीति से होता है और न्यूनीकरणवाद एक जटिल घटना है। उसके सरल या मौलिक घटकों के संदर्भ में इसको विश्लेषण या इसका वर्णन करने का अभ्यास किया जाना चाहिए, खास करके जब इसे पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा जाए।
जर्मिनो बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण विचारधारा या वैचारिक न्यूनवाद का जो उद्भव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कई अग्रणी और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स है। मार्क्स ने कई सौ वर्षों के इतिहास का अध्ययन किया और ऐसा करने के बाद कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे जिससे मार्क्सवाद का निर्माण हुआ। यद्यपि मार्क्सवाद राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा है, लेकिन यह राजनीति सिद्धांत का कोई महत्वपूर्ण खंड नहीं है। यह केवल वैचारिक न्यूनतावाद और आंशिक रूप से प्रचारवादी विचारधारा भी है। मार्क्स की जो राजनीतिक अवधारणाओं का प्रचार और प्रसार विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, इसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष के माध्यम से, पूंजीवाद के उन्मूलन के माध्यम से मजदूर वर्ग की मुक्ति, जिससे कई प्रकार की क्रांतियाँ भी हुई। बौद्धिक जगत और क्रांति पर मार्क्सवाद इस कदर हावी हो गया कि विशेषकर राजनीतिक सिद्धांत के विकसित न होने में कहीं ना कहीं एक तरीके से अवरोध की स्थिति हुई। अब उस समय की जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनको हम देखें अगर, तो विश्व के विभिन्न भागों की समसामयिक परिस्थितियों ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया है। इनमें से कुछ स्थितियां ऐसी हैं जैसे कि यूरोप के कई हिस्सों में साम्यवाद या सामर्थ्यवाद का उदय, समाजी देशों में पार्टी नौकरशाही विचारधारा पूरी तरीके से राज्य के राजनीतिक और वैचारिक मामलों पर हावी होने लगी। यहाँ तक कि अकादमिक जगत को स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने का भी अवसर जो है वह घटने लगा। राजनीति वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अन्य शिक्षाविद बिना किसी बाहरी प्रतिबंध के अपने शैक्षणिक कार्यों में आगे बढ़ने की स्थिति में उस समय नहीं थे। दरअसल साम्यवादी देशों ने बुद्धिजीवियों पर विचार और भावना थोपी और अंततः इससे समाज का खुलापन नष्ट होने लगा। पूरा समाज असहनीय घुटन और राजनीतिक सिद्धांत में जो गिरावट है वो एक दूसरे से संबंधित है इस तरीके की। यहाँ तक कि जो तथाकथित उदारवादी या लोकतांत्रिक देश थे वहाँ भी यह विचार सामने आने लगा कि लोकतंत्र एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि तावीज़ है जिसके बाद सभी तरीके से जो उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, मतलब पैनेशिया है, रामबाण। तो ऐसा होने लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से हम सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति फिर से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में स्वतंत्र सोच के फलने फूलने के लिए अनुकूल नहीं थी। तो इसी समय अधिकांश जो बड़ी शक्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय समाज में, उन्होंने अपनी छवि और क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण जो अधिरचना है उसमें उन्होंने बड़े परिवर्तन किए। और इसके साथ ही अगर हम ये कहें कि दूरदर्शी व्यक्तियों की अनुपस्थिति भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल, मार्क्स, इन्होंने अपने दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन, बाहरी और आंतरिक दोनों ही जो दायरे हैं उसको बहुत विस्तृत किया। उन्होंने जो प्रतिपादित किया उससे शायद हम सहमत ना हो, लेकिन उनमें जो सार्थकता है उनके चिंतन की, उससे आप उसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब उनके द्वारा बताई गई परंपरा और दृष्टि समाप्त हो गई तो राजनीति वैज्ञानिकों में उस दृष्टि और उत्साह की कमी पाई गई जो उनके पूर्ववर्तियों में थी। पिछले 100-200 सालों में कोई भी ऐसा सिद्धांतकार या दार्शनिक जो है वह वर्तमान स्थिति के बारे में उस प्रकार के जो एक बड़े विजन के साथ समाज की, राजनीति की संरचनाओं पर अपना दृष्टिकोण दे सके, ऐसा कोई उसके बाद उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस तरीके की स्थिति में ये स्वाभाविक था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो उसकी अपनी एक दृष्टि है, उसमें कहीं ना कहीं कोई गिरावट आ रही थी। तो ये भी एक कारण है कि मिल और मार्क्स के चिंतन के बाद कोई उस प्रकार का चिंतक नहीं हुआ जो कि समाज के, राज्य के राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उस पर व्यापक बहस कर सके। और इन सब का परिणाम अंततः राजनीतिक सिद्धांत की जो गिरती स्थिति है उसके रूप में हमारे सामने आया। इसलिए यह देखा गया कि कायाकल्प वाली जो राजनीतिक सिद्धांत में पुनरुद्धार हो सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि व्यवहारवाद और अनुभववाद का आगमन इस दिशा में निर्देशित है। हालांकि ऐसा मानने वाले भी वही लोग हैं जिन्होंने व्यवहारवाद या दूसरी अवधारणाओं को विकसित किया, लेकिन कहीं ना कहीं यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर हम कह सकते हैं कि 1971 में जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस आने तक का जो समय है उसमें राजनीतिक सिद्धांत को और उसके पतन के रूप में ही स्वीकार किया गया और ये कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत की जो उपादेयता है, राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व है, कहीं ना कहीं इस काल में खो गया था। तो ये है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। अगला टॉपिक हम रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।